मुझे उससे मोहब्बत थी, ये बात पुरानी है। अजी हमको उनसे मोहब्बत थी, ये बात पुरानी है। छोड़ो किसी का नाम लेकर उन्हें बदनाम क्यों करे, वो अब किसी और के सपनों की रानी है। नमस्कार, मैं दीपक कुमार सोनी आप सबका दीपक जीएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से तबीयत में खराबी होने की वजह से हम लोग क्लासेस को रेगुलर नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं आपसे, है ना। लेकिन खैर अब ये कोशिश रहेगी कि आपकी रेगुलर क्लासेस जाए। झारखंड भूगोल की क्लासेस हम लोगों ने शुरू की है और झारखंड आर्ट एंड कल्चर का क्लासेस हम लोग पढ़ा चुके हैं। बिहार सीरीज भी चल रहा है, बिहार का भूगोल पढ़ा चुके हैं। इसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री का सीरीज भी चल रहा है, मॉडर्न हिस्ट्री का सीरीज भी है। ठीक है, आप जा करके डिस्क्रिप्शन में चेक करें, सभी चीज़ का यहाँ प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप जा करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। आज झारखंड की इसी श्रृंखला में, झारखंड के भूगोल की श्रृंखला में हम लोग आज जो चैप्टर लेकर चल रहे हैं वो है झारखंड के धरातलीय स्वरूप, है ना। कि झारखंड का धरातल किस प्रकार से है। आप मैप में देखिएगा तो इस मैप को भी आपको बेसिकली समझना है। ये जो लिखा हुआ है वो बेसिकली आपके स्क्रीनशॉट लेकर के और नोट्स बनाने में मदद हो इसके लिए लिखा जाता है, वरना आपको समझना दोस्तों मैप ही है। आपको क्या समझना है? मैप ही समझना है पूरी तरह से कि किस प्रकार से झारखंड का धरातलीय स्वरूप विस्तृत हुआ, है ना। अगर हम बात करें झारखंड के धरातलीय स्वरूप की तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि झारखंड एक तरह से पूरा का पूरा छोटानागपुर पठार का विस्तार है। छोटानागपुर पठार में ही बटा हुआ एक तरह से, है ना, झारखंड पूरा का पूरा। अगर हम बात करें कि झारखंड का निर्माण किस चीज़ से हुआ तो लावा के विस्तार से इसका निर्माण हुआ। लावा आते गया और लावा जमते गया, उस प्रकार से झारखंड का निर्माण हुआ, जिसके कारण यहाँ पर दोस्तों आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती है। और आर्कियन क्रम की चूंकि चट्टानें पाई जाती है तो मिट्टी में उतने छिद्र उत्पन्न नहीं होते हैं, और मिट्टी में उतने छिद्र उत्पन्न नहीं होंगे तो जो जल है, जो वर्षा का जल है या तो फिर आपका सतही जल है, उसका अवशोषण धरती में नहीं हो पाएगा, जिसके कारण झारखंड के धरातलीय स्वरूप में भूमिगत जल की मात्रा जो है वो कम है। भूमिगत जल का अर्थ हुआ जो भूमि के अंदर जल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से आप समझिए, जैसे बिहार मैदानी क्षेत्र है, एक तरह से गंगा का मैदान और जलोढ़ मिट्टी पूरी तरह से फैली हुई है बिहार में, खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है बिहार। और मिट्टी मुलायम है, छिद्र ज़्यादा है मिट्टी में, जिसके कारण जल का अवशोषण होता है और बिहार में भूमिगत जल काफ़ी ऊपर होते हैं, है ना। जिसके कारण अब बिहार के क्षेत्र में देखिएगा दोस्तों, तो बिहार के क्षेत्र में 30-35 मीटर आपको खोजने के बाद, 30-35 फीट खोदने के बाद ही आपको क्या मिल जाएगा? पानी मिल जाएगा, आपका बोरिंग सफल हो जाएगा। लेकिन झारखंड एक पठारी क्षेत्र है, आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं वहाँ पर, तो जिसके कारण वहाँ पर भूमिगत जल काफ़ी नीचे है। आदमी 100-100 फीट खोद देता है, हीरा बोरिंग जिसको बोलते हैं, 100-100 फीट खोद देता है, उसके बाद भी पानी नहीं निकल पाता है। इसका कारण बस इतना ही है कि झारखंड की मिट्टी में छिद्र नहीं पाए जाते एक तरह से ज़्यादा, जिसके कारण जल का अवशोषण नहीं हो पाता और यहाँ पर भूमिगत जल की मात्रा बहुत कम होती है। उसके बाद अगर हम बात करें कि झारखंड का जो छोटानागपुर पठार है वो पूरे का 760 मीटर औसत ऊंचाई है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी तो आप जान ही रहे हैं, सम्मेद शिखर 1365 मीटर। लेकिन एक बार क्वेश्चन में पूछा था, मीटर में नहीं, दरोगा के क्वेश्चन में पूछा, झारखंड दरोगा क्वेश्चन में, शायद 2018 की बात है ये, है ना। 4478 फीट भी आपको याद रखना है, क्योंकि फीट में कन्वर्ट करके पूछा है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है तो आप फीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन आयोग 4478 मानेगा, आपका पॉइंट में कुछ और निकल जाएगा, तो आप बड़ा कंफ्यूजन कीजिएगा उस समय। तो आपको याद रखना है कि आयोग ने जो आंसर जारी किया कि सम्मेद शिखर का जो ऊंचाई है वो फीट में कितना है, 4478 फीट, और मीटर में कितना है तो 1365 मीटर। अब देखिए दोस्तों, बेसिकली मैप पर हम आते हैं कि झारखंड का जो धरातलीय स्वरूप है उसको बेसिकली 5 भाग में बांटा गया है। कितने भाग में बांटा गया है? 5 भाग में बांटा गया। आप अच्छे से सुने और इसका बराबर नोट्स बनाते चले। आप खुद से नोट्स बनाएं, बहुत बेहतर फील होगा आपको और बहुत अच्छा लगेगा आपको जब आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे तो। और बड़ा महत्वपूर्ण ये टॉपिक है दोस्तों आज का, है ना। ध्यान दीजिएगा आप कि यहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे थे कि झारखंड का धरातलीय स्वरूप। तो बेसिकली झारखंड के धरातलीय स्वरूप को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 5 भागों में बांटा गया। तो वो पहला भाग पाट का क्षेत्र, दूसरा रांची का पठार, तीसरा चाईबासा का मैदान, चौथा दोस्तों आपका हजारीबाग का पठार, और तीसरा
पांचवा जो है वो राजमहल पहाड़ी क्षेत्र। कौन कौन से आपको याद रखना, पहला पाट का क्षेत्र, दूसरा रांची का पठार, तीसरा राजमहल का क्षेत्र, राजमहल पहाड़ी का क्षेत्र, चौथा हजारीबाग का पठार और पांचवा दोस्तों चाईबासा का मैदान। अब बेसिकली इनमें क्या क्या गुण हैं, यहाँ से क्या क्या क्वेश्चंस पाए जाते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस आपके बनेंगे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं पाट के क्षेत्र में। अगर हम पाट के क्षेत्र का चौहद्दी आपको बताएं तो पाट का क्षेत्र एक तरह से विस्तृत है रांची से लेकर पलामू तक, पलामू के दक्षिणी हिस्से तक विस्तृत है। रांची के पठार के लगभग उत्तरी पश्चिमी हिस्से से स्टार्ट होता है और पलामू के दक्षिणी हिस्से तक इसका विस्तार है। जैसे आप देख लीजिए कि रांची का पठार का उत्तरी पश्चिमी हिस्सा, उत्तरी पश्चिमी आप जान रहे होंगे, उत्तरी पश्चिमी हिस्सा से विस्तार से लेकर के इसका विस्तार पलामू के दक्षिणी हिस्से तक है। इसी को पाट का क्षेत्र बोलते हैं हम लोग। अगर आप यहाँ देख सक रहे हैं तो आप देखिए पाट का क्षेत्र इसी को बोलते हैं। उसके अलावा अगर बात करें तो ये झारखंड के धरातलीय स्वरूप में दूसरा सबसे ऊंचा भाग है दोस्तों, पहला नहीं, दूसरा सबसे ऊंचा भाग है। और चूंकि ध्यान से समझना है आपको कि दूसरा सबसे ऊंचा भाग है तो इसकी ऊंचाई कितनी है भाई, तो इसकी ऊंचाई समुद्र तल से औसतन 900 मीटर से 3000 फीट तक की, मतलब कि 900 मीटर तक, या फीट में अगर चेंज करेंगे हम लोग तो 3000 फीट तक इसकी ऊंचाई है, अगर समुद्र तल से हम लोग इसकी बात करेंगे। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना आपको पाट के क्षेत्र को लेकर के कि पाट का क्षेत्र, अब देखिए पाट के क्षेत्र में होता है क्या क्या, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है ये, नोट डाउन करते चलिए और याद रखते चलिए कि पाट के क्षेत्र में क्या होगा आपका, कि पाट के क्षेत्र में कहीं कहीं भूमि उठी हुई होगी और कहीं कहीं भूमि धंसी हुई होगी। धंसी का मतलब कहीं कहीं गड्ढा होगा और कहीं कहीं उठा हुआ होगा। तो जो उठा हुआ भाग है पाट के क्षेत्र में उसको टाण कहते हैं और जो निचला भाग है दोस्तों उसको दोन कहते हैं। आप अंदाजा भी नहीं है आपको कि ये कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, टाण और दोन। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बेसिकली टाण और दोन झारखंड के धरातलीय स्वरूप की किसकी विशेषता है, तो बेसिकली पाट के क्षेत्र की विशेषता है टाण और दोन। आपको ये बात बहुत अच्छी तरीके से याद रखना चाहिए। उसके बाद अगर बात करें कि देखिए पाट के क्षेत्र में तस्तरी नुमा यानी कि लेयर नुमा एक तरह से एक मैदान का निर्माण हुआ जिसको बारवे का मैदान भी कहते हैं। तो बेसिकली बारवे का मैदान जो है दोस्तों वो पाट के क्षेत्र में ही आपको पाए जाएंगे, बारवे का मैदान, ठीक है। उसके बाद पाट का क्षेत्र को 3 पार्टों में बांटा गया और वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं आप यहाँ पर ध्यान देते चले। एक को बोलते हैं नेतरहाट पाट, बेसिकली लातेहार जिला इसी क्षेत्र में पड़ता है और नेतरहाट पाट आपको यहीं पर देखने के लिए मिलेगा। नेतरहाट पाट का औसतन ऊंचाई 1180 मीटर और 3871 फीट है। दूसरा है गणेशपुर पाट 1171 मीटर। तीसरा है जमीरा जमीरा 1142 मीटर इसका ऊंचाई है। अगर बात करें कि पाट के क्षेत्र में प्रमुख पहाड़ियाँ कौन कौन सी है तो सानू और सारू जो है वो प्रमुख पहाड़ियाँ हैं। अगर बात करें कि पाट के क्षेत्र से कौन कौन सी प्रमुख नदी निकलती है तो ये नदी है उत्तरी कोयल और शंख नदी जो पाट के क्षेत्र से ही निकलकर पलामू की ओर बहती है जिसको उत्तरी कोयल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आपको बेहतरीन तरीका से इसको याद रखते जाना है और अच्छा से नोट्स बनाते जाना है। बेसिकली आपको टाण और दोन को बहुत अच्छा से आपको याद रखना है। पाट का अगर अर्थ शाब्दिक अर्थ हम लोग बोले है ना तो ये समतल जमीन होता है एक तरह से, है ना, और उसी समतल जमीन में जो उठा हुआ भाग है उसको टाण और जो धंसा हुआ भाग है उसको दोन बोलते हैं, गड्ढानुमा भाग, ठीक है, याद रखना है। आइए दूसरे हम लोग धरातलीय संरचना में चलते हैं और दूसरा धरातलीय संरचना है आपका रांची का पठार। अगर हम बात करें कि साइज के दृष्टिकोण से तो रांची का पठार साइज के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा पठार है रांची का पठार, ठीक है। रांची के पठार में अगर हम बात करें दोस्तों तो ये सबसे बड़ा पठारी भाग है। इसकी औसतन ऊंचाई 600 मीटर से लेकर के लगभग 600 मीटर और अगर फीट में कन्वर्ट करेंगे हम लोग तो 1970 फीट है। आकृति का बात करें तो आकृति इसका चौकोर है, आप देख सकते हैं चरकुट टाइप का, यानी चरकुट कहने का अर्थ है कि चतुर्भुजाकार का इसका आकृति है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है, चूँकि देखिए रांची का पठार जो है वो एक तरह से ऊपर में उठा हुआ और इधर उधर ढला हुआ है,
ठीक है। तो जितनी भी नदियाँ रांची के पठार से निकलती हैं, वो नदियाँ जब बहते हुए पहाड़ों से गिरती हैं तो अनेक प्रकार के जलप्रपातों का निर्माण करती है। जैसे कि जलप्रपात हम लोग पढ़ाएंगे, जब अफवाह प्रणाली पढ़ाएंगे ना झारखंड की, तो हम लोग पढ़ाएंगे, याद रखिएगा। आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें, अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। आपके एक सब्सक्राइब से आपको नहीं मालूम है कि हमारा कितना हौसला अफजाई होता है, आपके एक कमेंट से, एक अच्छे कमेंट से कितना हौसला अफजाई होता है हमारा, आपको इसका अंदाज़ा भी नहीं है ना। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि बूढ़ा घाट, लोढ़ा घाट, हुंडरू, दसम, जोन्हा को ही बेसिकली गौतम धारा जलप्रपात भी बोलते हैं। तो ये सब जो जलप्रपात है वो रांची के पठार में ही निर्मित होते हैं। कारण ये है कि रांची का पठार बीच में थोड़ा सा उठा हुआ और इधर उधर थोड़ा सा धंसा हुआ है, यानी कि एक तरह से झुका हुआ है, एक तरह से ऐसे, इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार से है, तो जितनी भी नदियाँ निकलती है वो गिरने के समय में पठारी भाग में जाती है, तो एक तरह से किसका निर्माण करती है, जलप्रपातों का निर्माण करती है। तीसरा हिस्सा का अगर बात करें, हजारीबाग का पठार का अगर बात करें, तो देखिएगा बेसिकली हजारीबाग के पठार को आप समझिएगा कि हजारीबाग का पठार दोस्तों रांची के पठार का ही हिस्सा था। पहले क्या था, रांची के पठार का ही हिस्सा था, लेकिन दामोदर नदी, आप जानते हैं कि दामोदर नदी लातेहार के टोरी से बहती है और इस प्रकार से बहते हुए जाती है और दामोदर नदी बेसिन का निर्माण करती है। ये वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये दामोदर नदी बेसिन है और दामोदर नदी बेसिन के कारण ही, है ना, रांची के पठार से हजारीबाग का पठार क्या हो गया, अलग हो गया। अब हजारीबाग के पठार भी दो रूप में बटे हुए हैं, एक ऊपरी हजारीबाग का पठार और दूसरा निचला हजारीबाग का पठार। अगर हम बात करें ऊपरी हजारीबाग के पठार की, ठीक है, तो इसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर और 1970 फीट लगभग है। अगर निचले हजारीबाग के पठार की बात करें तो औसत ऊंचाई इसकी 450 मीटर और लगभग 1476 फीट इसको कन्वर्ट करने में आएगा। अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, ध्यान में रखना है आपको। यहाँ से जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, वो बेसिकली क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि आप देखिएगा कि जो निचला हजारीबाग का पठार है, इसमें एक ग्रेनाइट पत्थर मिलती है जिसको बोलते हैं पायरोक्सी ग्रेनाइट। ये बहुत कठोर होता है और इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। तो बेसिकली एक क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि कठोर पायरोक्सी ग्रेनाइट झारखंड के किस धरातलीय स्वरूप में प्राप्त होंगे, तो निचला हजारीबाग के पठार से प्राप्त होगा। चूंकि ये छोटानागपुर पठार का सबसे बाहरी हिस्सा है, इसलिए निचले हजारीबाग पठार को हम लोग क्या कहते हैं, बाह्य पठार के नाम से भी जानते हैं। आपको ये याद रखना है। उसके बाद थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि इधर गिरिडीह जिला भी आ जाता है निचला हजारीबाग के पठार के क्षेत्र में, और इसी गिरिडीह जिला में आपका जो है, इसी गिरिडीह जिला में दोस्तों जो है वो पारसनाथ की चोटी है, या इसी को सम्मेद शिखर बोलते हैं, जो झारखंड का सबसे ऊंचा भाग है। झारखंड का सबसे ऊंचा चोटी है 1365 मीटर और 4478 फीट का। आपको याद रखना, बाह्य पठार इसी को बोला जाता है, निचला हजारीबाग पठार को। कोई दिक्कत तो नहीं होगा। आइए उसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा राजमहल पहाड़ी क्षेत्र का। तो राजमहल पहाड़ी क्षेत्र बेसिकली देख लीजिए आप कि राजमहल पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत हम गंगा के मैदान को भी रख सकते हैं। तो होता क्या है बेसिकली कि बिहार से आती हुई गंगा इस साहेबगंज जिले से गुजरती है और राजमहल पहाड़ी क्षेत्र जो है उसके अंतर्गत आपके गोड्डा, दुमका, पाकुड़, साहेबगंज, देवघर, ये 5 जिले लगभग आते हैं और 5 जिला राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में आता है। गंगा का मैदान का भी निर्माण होता है ना, एक तरह से राजमहल पहाड़ी क्षेत्र का। देखिए क्वेश्चन कई बार पूछता है कि बिहार के कैमूर पहाड़ी का विस्तार झारखंड में आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा, तो बिहार के कैमूर पहाड़ी का विस्तार बेसिकली राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में ही आपको झारखंड में देखने के लिए मिलेगा। अगर इसका बात करें तो इसका जो निर्माण हुआ वो नदी घाटी क्षेत्रों से हुआ। बड़ी सारी नदियाँ यहाँ पर बहकर आई, जैसे गंगा है तो गंगा में छोटी छोटी नदियाँ और भी मिलती है, राजमहल के क्षेत्र से निकलती है। तो उन नदियों के द्वारा ये अपर्दित होते गया, पहाड़ी अपर्दित होते गया और अब मैदान के रूप में परिवर्तित हो गया। इसका औसतन ऊंचाई 150 से 300 मीटर है। ये सबसे निचला हिस्सा है, झारखंड का सबसे नीचे वाला हिस्सा है, आपको याद रखना है। उसके बाद बात करें कि यह क्षेत्र जो है वो 2000 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है दोस्तों। अब देखिए कि राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में है क्या। जिस प्रकार से पाट के क्षेत्र में ऊंचे उठे हुए स्थान को टाण कहते थे और नीचे वाले स्थान को दोन कहते थे, ठीक उसी प्रकार से
राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में है ना, नुकीली पहाड़ियाँ होती है, नुकीली जिसका चोटी हो, नुकीली पहाड़ियाँ होती है उसको टोंगरी बोलते हैं। और जो गुंबदाकार पहाड़ी है, जैसे नुकीली का अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नुकीली का मतलब इस प्रकार से और गुंबदाकार का मतलब इस प्रकार से। तो नुकीली पहाड़ियों को टोंगरी कहते हैं और गुंबदाकार पहाड़ियों को डोंगरी कहते हैं। टोंगरी डोंगरी, टोंगरी डोंगरी याद रखना है आपको कि टोंगरी किसको, नुकीली पहाड़ियों को, और डोंगरी किसको, गुंबदाकार पहाड़ियों को। उसके बाद अगर बात करें कि राजमहल पहाड़ी के दक्षिण में अजय नदी विस्तारित है, अजय नदी बहती है ना। अब बात करते हैं थोड़ा सा, अगर हम चाईबासा के मैदान की चर्चा करें दोस्तों तो चाईबासा के मैदान से देखिए एक ही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा और बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से चाईबासा के मैदान के चौहद्दी से। तो अगर आप चाईबासा के मैदान को आप देखिएगा यहाँ पर, तो चाईबासा का मैदान देखिए, चाईबासा के मैदान के पूर्व में ढालभूम श्रेणी है। अगर आप बात कीजिएगा कि उत्तर में, तो उत्तर में दालमा श्रेणी है, आपको याद हो गया दो गो। चाईबासा के मैदान के पूर्व में कौन सा श्रेणी, ढालभूम श्रेणी। चाईबासा के मैदान के उत्तर में दालमा श्रेणी। अगर हम बात करें कि चाईबासा के मैदान के पश्चिम, अगर इस तरफ बात करें थोड़ा सा, तो यहाँ पर सारंडा वन आएगा आपका। बेसिकली कौन सा वन आएगा, सारंडा वन आएगा, सारंडा वन आएगा, जो सिमडेगा के पठार के अंतर्गत ही रखेंगे हम लोग, सारंडा वन आएगा। और अगर पश्चिमोत्तर का बात करें, चाईबासा के मैदान के पश्चिमोत्तर का यानी कि पश्चिम उत्तर का, तो पोराहाट श्रेणी आती है। और चाईबासा के मैदान की दक्षिण की बात करें तो कोल्हान पहाड़ी आपकी आ जाएगी, जिसको आपको बेहतरीन तरीका से याद रखना है। आशा करते हैं दोस्तों कि ये क्लास मैंने एक एफर्ट लगाया मैप से समझाने का और अपना 100% दिया। आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जीएस एकेडमी परिवार से जुड़ने के लिए। दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि इन्हीं दुआओं की आवश्यकता होती है हमें, हमारे हौसला अफजाई के लिए, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि।